स्वागत है। आज माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष बैठक के दौरान 6 प्रस्ताव आए और 6 प्रस्तावों पर चर्चा के उपरांत सहमति दी गई। इसमें जो पहला प्रस्ताव आया था वो कृषि विभाग का आया था। इसमें उत्तराखंड में महक क्रांति नीति 2026 से लेकर 36 तक के लिए बनाई गई है। उसका प्रख्यापन विषय थी। जो एरोमेटिक प्लांट्स हैं उनको अधिक से अधिक कितने किसान लगाएं और इसमें क्या सब्सिडी हो, इससे संबंधित यह नीति थी। और सशक्त उत्तराखंड के संकल्प को प्राप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस राज्य में सघन फसलों के पारिस्थितिकी तंत्र को पूरा एक इकोलॉजी सिस्टम इससे स्थापित होगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सघन उत्पादों के लिए उत्तराखंड ब्रांड को स्थापित करने के उद्देश्य से इस नीति के प्रथम चरण में 91,000 लाभार्थियों के माध्यम से 22,750 हेक्टेयर भूमि को सघन फसलों से आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जो एरोमेटिक प्लांट जो कोई भी किसान लगाएंगे, इस नीति के अंतर्गत कृषकों को अनुदान 80-50% 2 भागों में इसको दिया जाएगा। जो 1 हेक्टेयर तक की अगर कोई खेती करता है, सघन जो पादप होते हैं उनका उत्पादन करता है, तो उनको सब्सिडी 80% दी जाएगी जो उसकी कास्ट आएगी। और 1 हेक्टेयर से ऊपर अगर कोई सघन फसलों का उत्पादन करता है तो उस पर 50% दी जाएगी। 91 ढांचे का पुनर्गठन का प्रस्ताव था जिसपे सहमति दी गई है। इसमें महिला प्रधान बंदी रक्षक के 2 पद, महिला बंदी रक्षक के 22 पद, अपर महानिरीक्षक कारागार का 1 पद, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर का 1 पद और वैयक्तिक सहायक का 1 पद अतिरिक्त रूप से स्वीकृति करने की सहमति दी गई है, अनुमोदन दिया गया है। कारागार मुख्यालय में स्वच्छकार एवं माली, अधीनस्थ कारागारों में नाई एवं स्वच्छकार के कार्य हेतु विभागीय न्यूनतम कार्य जो भी जरूरत होगी आवश्यकता के आलोक में सेवाएं आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखेंगे। यानी जो ऊपर के 22-24 327 पद हैं वो तो अस्थायी प्रकृति के हैं, अन्य जो जरूरत होगी वो आउटसोर्स के माध्यम से लिए जा सकेंगे। एक प्रकरण आवास विभाग का भी आया था जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1872 EWS जो भवन बनाए जा रहे हैं रुद्रपुर में, उसमें निर्माण कार्य के दौरान अतिरिक्त कुछ डेविएशन हुआ। वो लगभग 27 करोड़ रुपए था। उसको राज्य सरकार के माध्यम से वहन करने की स्वीकृति प्रदान की गई। ये EWS भवन बन रहे हैं रुद्रपुर में 1872 पीएम आवास योजना के 1872 मकान बन रहे हैं रुद्रपुर में। कंस्ट्रक्शन के दौरान कुछ अतिरिक्त उसमें निर्माण किया गया जो 27 करोड़ की लागत थी और राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, उसका अनुमोदन प्रदान किया गया। राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड जो SCRT है, इसके द्वारा PM ई-विद्या कार्यक्रम के अंतर्गत 5 फ्री शैक्षिक टीवी चैनल का प्रसारण किया जा रहा है। ये बेसिकली क्या है कि दूरदर्शन के माध्यम से जो एजुकेशन की वीडियोज हैं, जो लेक्चर्स हैं, वो फ्री ऑफ कास्ट दूरदर्शन के कुछ चैनल पे लगातार प्रसारित किए जाते हैं ताकि बच्चे अगर स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इन चैनल्स के माध्यम से घर में टेलीविज़न पर भी पढ़ाई कर सकते हैं। ये जो पूरा चैनल चलाए जाते हैं, इसका जो कंटेंट चलाया जाता है, उसके लिए पदों का सृजन किया गया है, जिसमें संयुक्त निदेशक का 1 पद, उप निदेशक का 1 पद, सहायक निदेशक का 1 पद, प्रवक्ता चैनल समन्वय का 1 पद, स्टूडियो इंजीनियर का 1 पद, स्टूडियो तकनीकी सहायता का 1 पद, कंप्यूटर ऑपरेटर 1 पद और चतुर्थ श्रेणी के 1 पद। कुल 8 पदों का स्वीकृति दी गई है। और इसका जो वार्षिक लागत आएगी 10,56,000, वो भी उस पर भी अनुमति दी गई है। ये बेसिकली शिक्षक बच्चों के लिए है कि अगर मान लीजिए कि कभी स्कूल नहीं जा पाते हैं या उनकी पढ़ाई में कोई बाधा आती है तो दूरदर्शन के माध्यम से, और भारत सरकार की NCERT जो है NCERT भारत सरकार और SCRT उत्तराखंड के मध्य MOU हुआ है, वो लगातार टीवी चैनल के माध्यम से शिक्षा संबंधी वीडियो प्रसारित जी वो अलग से हम आपको दे देंगे। देखिए, संयुक्त निदेशक का 1 पद, उप निदेशक का 1 पद, सहायक निदेशक 1 पद, प्रवक्ता चैनल समन्वयक 1 पद, स्टूडियो इंजीनियर आउटसोर्स से 1 पद, स्टूडियो तकनीकी सहायक 1 पद, कंप्यूटर ऑपरेटर का 1 पद और MTS इसका 1 पद चतुर्थ श्रेणी का है। कुल 8 पद। वार्षिक व्यय लगभग
10,56,000। माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में पारित निर्णयादेश के क्रम में उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए प्रारंभिक शिक्षा संवर्ग के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक हेतु प्रावधान तथा सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित तथा सितंबर 2017 से 31 मार्च 2019 के मध्य NIOS द्वारा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कराए गए सेवारत DLED प्रशिक्षण को भी सम्मिलित किया गया। मतलब किसी ने अगर दूरस्थ शिक्षा से भी DLED की डिग्री ली है तो वो जो विशेष शिक्षा के शिक्षक नियुक्त होते हैं जो विशेष बच्चों के लिए, वो आउटसोर्स के माध्यम से DLED को भी अनुमति देती है। ये ना 17 से 31 मार्च 19 तक, सितंबर 17 से 31 मार्च 19 के मध्य। इसके समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत विभिन्न विवाह अनुदान योजनाएं यथा अनुसूचित जाति जनजाति की पुत्रियों की शादी व निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों की शादी, प्रत्येकता विवाहित महिला व मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति अथवा उसकी पत्नी की पुत्री के विवाह हेतु अनुदान, अंतर्जातीय विवाह पुरस्कार अनुदान योजना एवं दिव्यांग युवक युवती के विवाह करने पर विवाह प्रोत्साहन योजना है जिसमें 50,000 रुपये दिए जाते हैं। इस शादी में जो भी है, जैसे अगर कोई दिव्यांग युवक युवती से करता है तो उसको छोड़कर अन्य विवाह अनुदान योजनाओं के अंतर्गत अनुदान सहायता राशि 50,000 निर्धारित है। जो दिव्यांग युवक युवती से कोई करता है तो उसके लिए धनराशि 25,000 निर्धारित है, उसको भी बाकी के समतुल्य बढ़ा के 50,000 कर दिया गया है। सभी के लिए, सभी के लिए ये 91,000 91,000 किसान हैं। हाँ, जो लक्ष्य लिखा गया है कि 91,000 किसान रहेंगे और 22,750 हेक्टेयर पे ये खेती का बढ़ावा दिया जाएगा। जो सगंध पादप का उत्पादन करेंगे उनके लिए 1 हेक्टेयर तक अगर कोई सगंध पौधों को लगाता है तो उसको सब्सिडी जो भी उसकी परियोजना की लागत आएगी उसका 80% और 1 हेक्टेयर से ज़्यादा अगर कोई करता है तो उस पर 50% की सब्सिडी दी जाएगी। को पता है माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक निर्देश दिया है जो पूरे देश पर लागू हुआ है कि ऐसे शिक्षक तो 2010 के पहले से नियुक्त है, उन्होंने TET नहीं कर रखी है तो TET क्वालिफाई करना उनको अनिवार्य किया गया है प्रमोशन के लिए। उसमें पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के लिए शिक्षा विभाग को कैबिनेट ने निर्देश दिया है कि आप इसमें पुनर्विचार याचिका दाखिल करिए। हाँ, पूरे देश के लिए। हम लोग तो अपने दिव्यांग से करता है तो उसको 25,000 के बजाय 50,000 मिलेगा।